कम से कम 37 सिटीज़ इंडिया की ऐसी थीं जिनका टेम्परेचर जो था 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचा। ठंडे से गर्म में अडेप्ट करने का कुछ टाइम चाहिए, वो टाइम जो प्रकृति हमें देती थी वो नहीं मिला, इसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ी। केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस तरह की गर्मी कंसर्न है। इसलिए कंसर्न है कि अगर ऐसी ही गर्मी रही या क्लाइमेट चेंज इसी तर्ज पे होता रहा और ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ती रही तो दुनिया की 1/3 आबादी को आशियाना देने वाला भूभाग यानी एशिया जो है वो सहारा रेगिस्तान में बदल सकता है। ग्लेशियरों का पिघलना इसी तरह रहा तो हमारे लिए पीने का पानी नहीं उपलब्ध होगा। जलवायु परिवर्तन जो है दुनिया भर में 20% कमी लाएगा आमदनी में। सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है सेकंड नंबर का, और उसने अपने गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था। हमारे पीएम ने कहा कि हम इस साल कोई गेहूं नहीं निर्यात करेंगे। अगर हम इस क्लाइमेट चेंज को आज रोकने की कोशिश करें तो कम से कम मनुष्य को अपने अस्तित्व से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। डेवलपमेंट होना चाहिए मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो बिना प्रकृति को नुकसान किए ऐसे विकास के रास्ते पे चले। Everyone, this is Gunjan Khaspuria and you're watching me on Khasbook Podcast. आज का ये पॉडकास्ट एक कंटिन्यूड पार्ट है हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट का, जहां हमने एनवायरनमेंट के बारे में डीप डिस्कशन किया था. दैट वाज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन एनवायरनमेंट विद डॉक्टर सीमा जावेद, अ क्लाइमेट एक्सपर्ट फ्रॉम मुंबई. उस पॉडकास्ट में हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, किस वजह से होता है. हमने समझने की कोशिश की थ्रू लोकल टॉपिक्स, इंटरनेशनल इश्यूज़, सबको मिलाकर हमने समझा कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या कनेक्शन रहता है. आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात की है प्रभाव पर, इम्पैक्ट्स, कि क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं ऑन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, स्पेसिफिकली फार्मर्स, और हिमालयाज़ का जो मेल्ट हो रहा है एट अ वेरी फास्ट पेस, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी, रेन्यूएबल रिसोर्सेज का थोड़ा सा ग्लिम्स हमने लिया है. एंड अबव ऑल हमने ह्यूमन मेंटालिटी के बारे में बात की है कि किस तरीके से एज अ ह्यूमन हम कार्बन एमिशंस को रोक सकते हैं थ्रू वेरी इजी एंड डूएबल मेथड्स. तो सब चीज़ें मैम ने बहुत ही क्लियरली आज हमें बताया है. आई होप आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, बहुत ही नॉलेजेबल रहे. एंड इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट विच विल बी प्रोबेबली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट सीरीज़, उसमें हम डिस्कस करेंगे renewable resources, which is solar, wind, etc. Thank you so much for watching me now. Let's get back to our podcast with Seema ma'am. How are you, ma'am? I'm good. Welcome back to Khasbook Podcast. मैं हूँ डॉक्टर सीमा जावेद और आज हम लोग क्लाइमेट चेंज का दूसरा भाग पर बातचीत करेंगे आप लोगों के सामने. और इस हिस्से में मैं बताऊंगी कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स जो हैं, यानी क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है. तो सबसे पहला प्रभाव जो हमने भारत में बहुत कस के महसूस किया, और हम भारत के पे फोकस बात से शुरू कर रहे हैं, हीट वेव का. तो हीट वेव का प्रभाव ये नहीं पड़ा कि केवल गर्मी ज़्यादा रही, बल्कि गर्मी के दिनों में भी बढ़ोतरी हुई. यानी बहुत ज़्यादा तपिश या लू वाले दिन अगर पहले 15 होते थे, आज से 5 साल पहले 15-20 दिन होते थे महीने के, तो अब उसके डबल हो गए. पूरे सीजन में गर्मी के उससे बढ़ गई संख्या, और ये पूरे भारत में महसूस किया गया. ऐसा नहीं हुआ कि ये प्रभाव केवल उत्तर भारत में हुआ हूँ, इवन पहाड़ों में भी गर्मियाँ जो अत्यधिक गर्मियाँ जो थी वो बढ़ गई, और वहाँ भी इनके दिनों में भी इजाफा हुआ. यानी एक तो टेम्परेचर बढ़ा, और दूसरे जो टेम्परेचर के साथ साथ जो दिन थे वो भी बढ़ने लगे. तो डबल इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का हीट के हिसाब से अगर देखें तो. मतलब एक नई दिल्ली का जो तापमान था वो रिकॉर्ड स्तर पे 49.1 दर्ज किया गया. लू से संबंधित लगातार
चेतावनी दी गई आईएमडी ने, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने समय समय पर ये चेतावनियां दी हैं। कम से कम 37 सिटीज इंडिया की ऐसी थी जिनका टेम्परेचर जो था 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचा। तो ये सब बातें बताती हैं कि जलवायु परिवर्तन का एक असर जो भारत पे बहुत बुरी तरह पड़ रहा है वो हीट वेव के रूप में है, और इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है, यानी गर्मी भी बढ़ रही है, और साथ साथ गर्मी भरे दिन भी बढ़ रहे हैं। हद से इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल ये है कि हमारे वहाँ जाड़े के बाद जो थी एक वसंत ऋतु आती थी, जो बीच में ब्रेक करती थी, उसके बाद गर्मी आती थी। अप्रैल का महीना जो था वो वसंत का महीना कहा जाता था, और इस साल जो गर्मी थी वो एकदम अप्रैल के महीने से शुरू हो गई, एक्सट्रीम। जो वसंत का महीना है वो बीच में से चला गया, और इसका क्या प्रभाव और चीज़ों पे पड़ा वो तो अलग बात है, मगर इंसान को जाड़े से गर्मी के बीच में आने में जो एडेप्टेशन का टाइम होता है, यानी हमारी बॉडी जो है वो भी स्विच एक गियर से दूसरे गियर में करती है, तो उसको एक अडॉप्ट करने का, अपने आप को ठंडे से गर्म में अडेप्ट करने का कुछ टाइम चाहिए। वो टाइम जो प्रकृति हमें देती थी वो नहीं मिला, इसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ी। और एक दुष्प्रभाव ये पड़ा, अचानक से गर्मी आ गई और तेज गर्मी आई, एकदम जाड़े से एकदम गर्मी में लोग आए, विशेष करके उत्तर भारत में, यानी यूपी बिहार में तो इसके बहुत ऑब्वियस इफेक्ट्स हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से क्लाइमेट मीटर एक एनजीओ है जो जिसमें तमाम साइंटिस्ट जुड़े हैं और वेदर का अध्ययन करते हैं। उनके हिसाब से उन्होंने इंडिया में जो इस हीट वेव के पैटर्न का अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट ये हीट वेव्स हैं, ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री तक जब हो गई हो, तो जो हीट वेव्स का प्रभाव पड़ना चाहिए था वो असर इस साल दिखाई दे रहा है। मेरा एक ये थोड़ा सा डाउट है, डोंट यू थिंक कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक मेंटालिटी है? अगर हम क्योंकि क्लाइमेट चेंज बेसिकली इंसानों से जो कार्बन एमिशन हो रहा है हमारी एक्टिविटीज उसके थ्रू बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एयर कंडीशनर्स की बात करें तो पहले एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस एमिट होती है, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। नाउ इट इज़ R32। सो जो ये कुछ चेंजेस हुए हैं, डू यू थिंक कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एक्सट्रीम प्रेशर पहले पड़ता था उन गैसेस के थ्रू, अब वो गैसेस जो रिप्लेस हो गई हैं क्या वो भी उतना ही प्रभाव पड़ रही हैं या कुछ हद तक कम हुआ? देखिए, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जिसको ठहराया जाता है, और क्लाइमेट चेंज की जब से बात शुरू हुई तो उसका के लिए जिसको जिम्मेदार बनाया गया वो है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, यानी कोयले का दहन, पेट्रोलियम का दहन, पेट्रोल का दहन, सबसे बड़ा जिम्मेदार इनको ठहराया गया है। और लगातार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, यानी यूएन हर साल एक समिट बुलाती है जिसमें दुनिया भर के देश आते हैं और वो इस पे चर्चा करते हैं, तो उसमें हर बार यही बात सामने आ रही है, एमिशंस को, अपने ये जो जीवाश्म ईंधन है यानी कोयले के इस्तेमाल को कैसे कम से कम करें। और हिंदुस्तान ने तो पहले ही ये बात कह दी थी 2-3 साल पहले ही, जब यूके में हुआ था कॉप, कि भाई हम चरणबद्ध तरीके से इसको खत्म कर सकते हैं। अब कोयले का दहन जो है उसमें दो बातें हैं, एक तो कोयले के जो स्रोत हैं, यानी कोयले का खनन जो है वो जंगलों से होता है, तो एक तरफ हमारे जंगल उजड़ रहे हैं कोयला निकालने के लिए, और दूसरे तरफ उसकी बर्निंग से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही हैं जो क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही हैं। मगर ये सब तो मतलब एक लंबा डिस्कशन है कि क्या चीज़ जिम्मेदार है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल प्रभावों की, कि क्लाइमेट चेंज हो गया, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता, और जिम्मेदार ठीक है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। मगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो कितनी कर लेंगे, क्योंकि गाड़ियां ठीक है, ईवी कार्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर फिर भी उनकी गति इतनी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को रोक सके। तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे कि क्या वजह है, वजह में जाएंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अभी हम केवल प्रभावों की बात कर रहे हैं, उसी पे फोकस रखते हैं, अपना वापस लाते हैं।
तो क्लाइमेट मीटर के साइंटिस्ट ने बताया कि इसकी वजह से जो हीट वेव्स जो थी जिन्होंने इंडिया को हिट किया वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इंटेंस थी, ज्यादा तीव्रता थी, यानी ज्यादा गर्म थी, और साथ ही ये दिन भी बढ़े इसके। और ये जो थी ये एक केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस तरह की गर्मी कंसर्न है। इसलिए कंसर्न है कि अगर ऐसी ही गर्मी रही या क्लाइमेट चेंज इसी तर्ज पे होता रहा और ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ती रही तो दुनिया की 1/3 आबादी को आशियाना देने वाला भूभाग यानी एशिया जो है वो सहारा रेगिस्तान में बदल सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी एशिया में बहुत सारे देश हैं जिनमें जापान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, और 1/3 दुनिया की आबादी एशिया में है। इतना बड़ा भूभाग अगर रेगिस्तान में बदल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सर्वाइवल कहाँ होगा, ये सब लोग कहाँ जाएंगे। इसके अलावा एक स्टडी और बताती है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं आई तो 50 साल के अंदर 1/3 इंसानों पर लगभग असहनीय गर्मी की मार पड़ेगी। असहनीय का मतलब जो हमारी क्षमता नहीं है या हमारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। लगातार बढ़ते तापमान के कारण 3.5 अरब लोगों को उस आबो हवा से वंचित होना पड़ेगा जिसके वो आदी। जब से ये दुनिया बनी और इंसान इस दुनिया में आया तो उस जो आबो हवा जिस मौसम के 3.5 अरब लोग आदी हैं वो आबो हवा नहीं रहेगी, वो मौसम नहीं रहेंगे, वो प्रकृति नहीं रहेगी। ये आदत इंसान की पिछले 6000 सालों से चल रही है। ये स्टडी एक पब्लिश हुई थी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि अगर ऐसा ही रहा तो ये हालात आएंगे। और 2024 में ऐसा लग रहा है कि उनकी ये भविष्यवाणी जो थी उस जर्नल में जो स्टडी पब्लिश हुई थी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में, वो सही होती नजर आ रही है। तो एब्सोल्युटली मैम। ये तो बात खाली एक हीट वेव्स की हुई। दूसरा जो भारत के लिए बहुत बड़ा प्रभाव है कि हिमालय के ग्लेशियर जो हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पूरे दुनिया के पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका भी पिघल रहा है, आर्कटिक भी पिघल रहा है, और वहाँ के लोग भी परेशान है। मगर हमारे ग्लेशियर जो हैं हिंदुस्तान की मेजर रिवर्स जो हैं, चाहे वो गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियां हैं, जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है, ताज़ा पानी जो हमारे पीने का पानी है वो इन्हीं से आ रहा है। यानी अगर ग्लेशियरों का पिघलना इसी तरह रहा तो हमें हमारे लिए पीने का पानी नहीं उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ी चिंता है हमारे लिए। मतलब भारत, चीन, नेपाल, भूटान में 40 पिछले 40 साल के जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उनकी स्टडी की गई, और ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के ग्लेशियरों को निकल रहा है। अभी अभी आपको शायद कुछ ही दिन पहले अखबार में अगर आप लोगों ने पढ़ी हो खबर और गौर किया हो कि जोशीमठ के पास हाईवे पे बद्रीनाथ पे एक पहाड़ का हिस्सा फिर से गिर गया, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। यानी हिमालय जो है हमारा बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है, उसके ग्लेशियर भी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। मैम जोशीमठ का भी थोड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन है, बिकॉज जोशीमठ भी एक तरीके से अब खाली करवा रहे हैं, क्योंकि वो अब पूरा जो बसावट है वो खत्म हो करवाना रहा पड़ा वो मुश्किल की बात है। एक तो वो उसमें उसके कई वजह हैं। उसका एक वजह ये थी कि पूरा जोशीमठ जो है वो जो एक ग्लेशियर लेक के ऊपर बसा है। पहले पहाड़ों में ये एक पहाड़ों के शहरीकरण की भी समस्या है, क्योंकि पहले पहाड़ पे लकड़ी के घर होते थे, अब किसी के लकड़ी के घर नहीं होते। अब हम लोग कंक्रीट के नगर बनते जा रहे हैं पहाड़ भी, तो उन पे वेट बढ़ रहा है। वेट के साथ वहाँ पे क्योंकि ये हाईवे जोशीमठ होके रास्ता जाता है 3 बहुत हमारे तीर्थ स्थलों को, जिनमें से बद्रीनाथ, केदारनाथ भी है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, रास्तों के लिए भी उसकी बहुत खुदाई की गई, दूसरे होटल, रिसोर्ट, ये सब भी बहुत बने।
और ये सब डेवलपमेंट जो हुआ इसमें पर्यावरण की बहुत अनदेखी की गई। ऐसा नहीं है कि ये इको फ्रेंडली बने होटल्स, इकोलॉजिकली ऐसा नहीं था कि इनको ये कहा गया हो कि भाई तुम्हें ग्रीन बनाने हैं होटल इस एरिया में, क्योंकि ये बहुत एक नाजुक परिस्थिति तंत्र है यहाँ का। ऐसा नहीं किया गया। जिसने जो जी चाहा, जैसे जी चाहा, जिसके पास पैसे थे उसने मन चाहा अपना बिजनेस का मॉडल डेवलप किया, जिसने उसको बहुत ज्यादा प्रदूषित किया और फुटफॉल बहुत बढ़ा, टूरिस्ट बहुत आने लगे। इन सब की वजह से ये सब का एक, और साथ में क्लाइमेट चेंज भी है, तो इन सब का एक क्लब होके इफेक्ट हुआ, जिसने ये समस्या खड़ी की कि जोशीमठ दरक रहा है। मगर केवल जोशीमठ नहीं दरक रहा है, हिमाचल जो हिमालय है वो पूरा ही दरक रहा है। और ये स्थिति कमोबेश हिमाचल प्रदेश की भी है, मनसा देवी की भी है, और तमाम शहरों की भी है, उत्तराखंड में है। तो ये तो खैर एक मतलब एक कॉम्पैक्ट प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत से एंगल्स साथ में हैं, और जलवायु परिवर्तन भी बेशक उसमें साथ में है, ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन का भी असर है, मगर उसके साथ साथ डेवलपमेंट जो हुआ वो ग्रीन नहीं हुआ, इको फ्रेंडली नहीं हुआ, इसका भी असर है। नदियों को कहीं रोका गया, कहीं नदियों पे बांध बांधे गए, यानी नदियों का बहाव बदला गया, इसका भी असर पड़ा है। तो तो मैम ये क्या हम इस क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं? अभी हम लोग करेंगे तो जिस पैटर्न पे हम चल रहे हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट्स पे, उससे हम बिल्कुल हट के कहीं और पहुंच जाएंगे। तो अभी हमें लोग वापस आते हैं कि इसके अलावा और क्या हो रहा है। अब हम बता रहे थे आपको कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमें पानी की बहुत समस्या हो सकती है। यानी हमारे जितने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, हमारी जितनी नदियां हैं, वो हिमालय के ग्लेशियरों पे आ रही हैं। और एक जो सैटेलाइट अध्ययन किया गया उससे ये पाया गया कि 1975 से 2000 के बीच जिस मात्रा और रफ्तार से ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है वो दोगुनी हो गई है। यानी जो 1975 में मात्रा थी उससे 2000 में डबल हो गई, अब और तेज हो गई। तो इससे ये समझा जा सकता है कि हमारे पास अब फ्रेश वाटर के रिसोर्स नहीं होंगे। अगर नदियों का पानी नहीं रहा तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? ग्राउंड वाटर तो हमारा पहले ही डिप्लीट हो गया है। तो यानी पानी के लिए हाहाकार मच सकती है, और इसका एक वजह क्लाइमेट चेंज होगी, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, स्नोफॉल नहीं हो रहा है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ग्लेशियर और तेजी से पिघल रहे हैं। और इतनी तेजी से पिघलते रहे तो हमारे पास मीठे पानी का कोई स्रोत ही नहीं है सिवाय नदियों के। अब इसका एक और प्रभाव है, और वो है फाइनेंशियल प्रभाव। हमें क्षति कितनी होती है? खाली एक क्रिश्चियन एड जो है वो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है। वो 4-6 महीने कॉप जो होता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएन का सम्मेलन, उसके बाद निकालता है। तो इस साल पिछले कॉप के बाद नवंबर में हुआ था, उसके बाद 6 महीने बाद क्रिश्चियन एड ने अपनी रिपोर्ट निकाली। उसमें वो बताता है कि क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं आई हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और उससे कितना नुकसान हुआ दुनिया भर में। इस बार क्रिश्चियन एड ने कहा कि खाली 6 महीने में अब तक 41 बिलियन अमेरिकन डॉलर का नुकसान हो चुका है, क्षति हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अगर आज से भी कार्बन एमिशन में कटौती कर ली जाए, तब भी जलवायु परिवर्तन की वजह से 2050 तक वैश्विक जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल फाइनेंस को जो है उसमें 19% कमी आएगी। हम आज जीरो कर दें अपना कार्बन एमिशन, तब भी 2050 तक 19% ग्लोबली जो है वैश्विक
कमी आएगी ग्लोबल अर्थव्यवस्था में। तो मैम ये तो लाइक इट्स ये डेफिनाइट कि नुकसान प्रॉब्लम तो आनी ही है, बिकॉज़ जो हमने ये पास्ट में नुक्स एक्टिविटीज़ करी हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रभाव तो वो पूरा तो पड़ेगा। हाँ, और ये नुकसान उन उपायों की लागत से 6 गुना ज़्यादा है, जो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2 डिग्री तक सीमित रखने के लिए करने के लिए ज़रूरी थे। यानी हम लोगों ने मीन्स हर कंट्री ने दुनिया की, ये ग्लोबल लेवल पे है, सब कंट्रीज ने दुनिया की मिलके वो उपाय नहीं अपनाए जो ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री तक रोक दें पेरिस एग्रीमेंट के बाद से। और अब उसका नतीजा ये निकला कि हमें इसकी 6 गुना ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब तीसरी बात यह आई कि साइक्लोन्स कितने आ रहे हैं और क्या हो रहा है। ये प्रभाव जो क्रिश्चियन एड ने कहा कि खाली $41 बिलियन का नुकसान हुआ, तो वो कहते हैं कि ब्राजील में बाढ़ आई जिससे $7 बिलियन का नुकसान हुआ। साउथ और साउथ वेस्ट एशिया में बाढ़ के वजह से $850 मिलियन का नुकसान हुआ। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में केवल वहां भी भारी नुकसान हुआ बाढ़ की वजह से, फ्लैश फ्लड्स आए थे दुबई में, उसका खूब खबरें छपी थी। म्यांमार में 1500 लोग जो थे वो मरे और हीट डेथ्स हुई, और जो कि अंडर रिपोर्टेड हुआ। फ्लड्स और साइक्लोन की वजह से ईस्ट अफ्रीका में 559 लोगों की डेथ हुई। और अभी हाल में जो हुरिकेन बेरिल आया है वो इसमें नहीं जोड़ा गया है। उससे निपटने के लिए, खाली एक अंदाजा है, उससे निपटने के लिए यूएसएड और कई एक और इंटरनेशनल पार्टनर्स ने जो पैसे जमा किए हैं, फंड रेजिंग की है उससे निपटने के लिए, उसके प्रभावों से, वो $490 490 यानी 49,000 है। $49,000 उनको चाहिए केवल एकमात्र, और ये भी नाकाफी लग रहे हैं। एकमात्र हुरिकेन कैरेबियन में जो आया है बैरल, उससे निपटने के लिए, इसी से मतलब क्लाइमेट चेंज के प्रभावों का अंदाजा लगा दिया जाता है। नेचर में अभी कुछ दिनों पहले एक और खबर छपी है, एक पेपर पब्लिश हुआ है अध्ययन, और उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जो है दुनिया भर में 20% कमी लाएगा आमदनी में, यानी लोगों का जो है 20% कमाई में कमी होगी। रही बात भारत की और किसानों की करें तो हम लोग क्योंकि भारत में रह रहे हैं तो हमारा सबसे पहला कंसर्न भारत का है। पिछले 2 सालों में मौसम का कहर अन्नदाताओं पे गजब से टूटा है, और ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए छोटे और मझोले किसान, यानी जिनके पास 1-2 हेक्टेयर जमीन होती है। बड़े किसान इतने ज्यादा नहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसने भारत में फसल की पैदावार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, और पिछले 5 सालों में फसल और उपज के नुकसान के रूप में 60% से ज्यादा सीमांत किसान जो हैं वो अफेक्टेड है। 60% से ज्यादा, मोर देन 60%। और ये अध्ययन किया है डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट DIU ने भारत के सीमांत किसानों की आमदनी का। और उन्होंने अपने वार्षिक सर्वेक्षण में कहा है कि गर्मी, सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़, ये सब चीजें जो हैं ये सीमांत किसान जो हैं, छोटे और मंझोले किसान, इनकी पैदावार को प्रभावित कर रही हैं। वैसे देखिए तो 2022 में जब हीट वेव आई थी तो उसने बुरी तरह भारत की गेहूं की फसल को प्रभावित किया था, और उत्पादन की मात्रा गेहूं की 2021 में 10.959 करोड़ टन से घटकर 10.77 करोड़ टन हो गई थी 2022 में।
और इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है, सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर का। और उसने अपने गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया था। हमारे पीएम ने कहा कि हम इस साल कोई गेहूं नहीं निर्यात करेंगे, पहले हम अपनी आबादी की जरूरतों को पूरा करेंगे। और इससे समझा जाता है कि मतलब जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था सेकंड नंबर का, उसने अगर पाबंदी लगाई तो बाकी दुनिया पे कितना इफेक्ट हुआ गेहूं ना मिलने का। सो मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे हम प्रभाव की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम हर एरिया की बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसने ऑलमोस्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा हिट। आप इन दिनों देखिए, एक तरफ यूपी में गर्मी हो रही है, दूसरी तरफ मुंबई में इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आने का खतरा है। मतलब रात दिन बारिश हो रही है, और जो कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके घरों में पानी आ रहा है, वो लगातार उनको मुश्किलें आ रही हैं। और दूसरी तरफ वहाँ जो है यूपी वगैरह में जो धान की फसल है, इस मौसम में बोई जाती थी, वो पौधे मुरझा गए हैं क्योंकि पानी बरसा ही नहीं। इंतजारी में खड़े हैं, वो बो के एक दिन थोड़ा सा बरसा था, किसानों ने जल्दी जल्दी पौधे लगा दिए कि भाई धान बो दें, उसके बाद कुछ नहीं। और ये तब है जब हमारे आईएमडी ने इस बार भविष्यवाणी की थी कि इस बार सामान्य बारिश होगी, मगर किसान तो फिर भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उसके पास तो जिस पे बारिश नहीं हुई और जिसने अपने पूरे खेत में धान बोया है और सब सूख गए पौधे, तो उसका तो नुकसान हो गया। वो जितनी बुआई की वो बेकार चली गई ना। तो मैम, एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, यू थिंक कि जो ये इम्पैक्ट की लिस्ट है, आने वाले कुछ सालों में इस लिस्ट को हम किस हद तक रोक पाएंगे? बिकॉज आपने कहा कि अगर हम अपने आज भी कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर दें, फिर भी हमें लॉस झेलना पड़ेगा। बाय 2050 तक वी आर गोइंग टू फेस अ बिग लॉस। अगर हम इस क्लाइमेट चेंज को आज रोकने की कोशिश करें तो कम से कम मनुष्य को अपने अस्तित्व से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि वो फिर भी जिंदा रहेगा धरती पे। जो भी नुकसान होंगे उसको फाइनेंशियल होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा वाइप आउट हो जाए, उसकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये तय है कि इंसान भी इस धरती पे नहीं बचेगा, उसकी विलुप्ति कोई नहीं रोक सकता। और जबकि हम लोग इस बात को पूरा इग्नोर करके फिर भी पड़े किस में रहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो बिना प्रकृति को नुकसान किए ऐसे विकास के रास्ते पे चले। इसके बाद ये तो बात रही प्रभावों की, एक मोटे मोटे प्रभाव की हमने बात कर दी, हीट के प्रभाव बता दिए, फ्लड्स के बता दिए, नुकसान बता दिया। अब अगली बार हम लोग बात करेंगे जीवाश्म ईंधन से बचने के क्या उपाय हैं, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, क्या बात हो रही है क्लीन एनर्जी की, कैसे पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को कम करने के लिए ईवी आ रही हैं, कैसे एक क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, एक बदलाव पूरी दुनिया जो है लाने की कोशिश कर रही है कि हम कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। ये बात हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एब्सोल्युटली मैम। सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो मैंने शुरू में पूछा था, कि क्लाइमेट चेंज एक मेंटालिटी है कि बेसिकली अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हम अपनी आदतों को सुधारें, तो क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं। बट एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, डू यू थिंक कि humans can change their lifestyle or change their mentality? Because basically climate change is all about our activities, what we are doing to the nature. बिल्कुल, बिल्कुल, जब जागो तभी सवेरा। और ऐसा नहीं है, बदलाव आ रहा है, मुझ में तुम में ही नहीं, सब तरफ बदलाव आ रहा है। बहुत से लोग हैं, हमने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखे, जो लोग प्लांटेशन बहुत तेजी से कर रहे हैं,
यानी वो पूरा अपना जीवन इसी में समर्पित कर दिया कि जहाँ जगह लगे दिखेगी वहाँ पेड़ लगाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह से अपने लाइफ स्टाइल को ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा चंक है जो अपना वेस्ट जो है, बहुत से लोग हैं जो जागरूक हैं और अपने जो खाने का वेस्ट होता है, यानी हमारा जो खाना बच जाता है, उसको फेंकते नहीं है कूड़े में, बल्कि उससे खाद बनाते हैं। जितना बायो वेस्ट है, सब्जी के छिलके हैं, और इसके लिए मतलब वो जो कंटेनर्स हैं जो स्पेशल आते हैं, 2 या 3 बहुत आपको मिलते हैं अब, क्योंकि सिटी लाइफ में फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो वो घरों में रखते हैं और उससे अपने जो वेस्ट है उसको खाद में परिवर्तित कर रहे हैं। कुछ शहर भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो है वो एकदम मस्ट कर दिया है। कुछ जो बड़ी सोसाइटीज़ बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटी अब जो नई डेवलप हो रही हैं कुछ शहरों में, जहाँ जागरूकता है, वहाँ पे देखिए कि उन्होंने अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं। यानी अपने जो बाथ टॉयलेट का पानी है उसको रिसाइकिल करते हैं और फिर वापस फ्लश में यूज़ करते हैं सफाई करके। और ये एक घर में नहीं हो रहा है, ये मतलब सोसाइटी लेवल पे हुआ है। तो सब लोगों के घरों का फ्लश का पानी जो है, उसका वेस्ट सेग्रीगेट होता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है और वो फिर रीयूज किया जाता है। तो इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। बेंगलोर में आपको ऐसे सोसाइटीज़ मिल जाएंगी जहाँ हो रहा है। बॉम्बे में अब ऐसी बन रही हैं सोसाइटीज़ जो अपने सीवेज वाटर को रिसाइकिल कर रहे हैं। यानी जागरूकता आई है, चेंज हो रहा है। और ये मैं शहरों में कह रही हूँ, शहरों में यानी जहाँ ऑप्शंस थोड़ा बदलाव के कम होते हैं और जो जिनसे ये कहा जाता है कि वो पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, हर लेवल पे वो भी बदल रहे हैं। प्लास्टिक का वेस्ट अभी बहुत एक बदलाव आया है सभी जगह, कि लोग अब थैले लेके चलने लगे हैं। कागज़ के थैलों में यह सामान मिलता है और या लोग सामान लेने के लिए अपना झोला लेके चलते हैं। अब नहीं प्लास्टिक की पन्नी माँगते। जागरूकता आई इसलिए, हमने समझा कि हाँ, प्लास्टिक हमारे लिए हमारी धरती को, हमारी नदियों को पॉल्यूट कर रहा है, हमारे समंदरों को पॉल्यूट कर रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो बदलाव के तो हमेशा मतलब स्कोप है। और इंसान जो है बहुत रेज़िलिएंट है। यानी उसका नेचर ये है कि वो मुसीबतों का सामना करके फिर उठ खड़ा होता है और फिर वापस अपनी कमर कसता है। ये देखिए तूफान बेरिल जो आया, हुरिकेन बेरिल, उसमें कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोग बेघर हो गए, जो अच्छे खासे घरों में रहते थे और त्रिपाल डाल के अब रह रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं हारी, वो फिर से जूझ रहे हैं। और बिकॉज दे हैव लर्न दिस लेसन कैरेबियन में, तो आई एम श्योर कि वो अब ग्रीन लाइफ स्टाइल ही अपनाएंगे। हम लोग भी बदल रहे हैं, हम जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, तो हम खाली सेल्फिश नहीं हो रहे हैं कि हमें क्या चाहिए यही नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि हाँ, क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। पानी का वेस्ट कम कर रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा जो वाटर प्यूरिफायर हम लगाते हैं, उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। मगर जो लोग थोड़े भी जागरूक हैं वो उस पानी को बाल्टी में भरते हैं, जो प्यूरिफाई होने के लिए निकलता है, उसी से अपने घरों में पोछा लगवाते हैं, उसी से प्लांट्स में पानी देते हैं ताकि पानी का वेस्ट ना करें। तो बदलाव आ रहा है। ईवी स्कूटीज कितनी पॉपुलर हो रही हैं। ईवी दो पहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन जो दो पहिया हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं, इसीलिए कि बदलाव आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई, पेट्रोल नहीं चलाना है अब। मगर बिजली जो है वो अभी भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में हमारी 75% 75 से 80% बिजली जो के लिए हम थर्मल पावर प्लांट पे निर्भर हैं। रिन्यूएबल का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और सोलर में तो इंडिया ने काफी बाजी मार ली है, मगर फिर भी हमारी बिजली के लिए प्रति
जो निर्भरता है वो थर्मल पावर प्लांट पे ज़्यादा है, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम एज अ कंट्री अपना पूरा विकास नहीं रोक सकते, वापस डार्क एज में नहीं जा सकते, बिजली तो चाहिए ही चाहिए। मगर फिर भी एक बड़ी पॉपुलेशन को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करो, उससे तुम्हारा बचत होगी, बिजली का बिल भी बचत होगी, और तुम जितना लगाओगे वो 2 ही 3 सालों में उतना पैसा तुम्हें वसूल हो जाएगा, और लोग अपना रहे हैं। मगर शहरों में अब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, शहरों में जो लोग मल्टी स्टोरी में रहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास छत ही नहीं है, वो रूफ टॉप सोलर कहाँ से लगवाएं। यू तो आर ये राइट मैम। सोलर का मैंने छोटे शहरों में ज़्यादा देखा है कि लोग बहुत अवेयर हैं और वो सोलर पैनल को यूज़ करते बदलाव तो आ रहे हैं, बस ये है कि उतना तेजी से नहीं आ रहा है जितना जरूरत है। हैं। वी आर होपिंग कि जितना एक्सपेक्टेड रेशियो रहता है क्लाइमेट चेंज को सुधारने का, उस हद तक मैनकाइंड पहुंच। एंड वी आर आई ऑल्सो होप। एक्सपेक्टिंग कि हमारे पॉडकास्ट से हमारे जो लिसनर्स हैं वो काफ़ी अवेयर हों, उन्हें नए आइडियाज़, बिकॉज आज आपने बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं और हाउ वी कैन चेंज अवर लाइफस्टाइल, अवर डे टू डे एक्टिविटी। सो वी आर रियली होपिंग कि लोगों को सिर्फ नॉलेज ही नहीं मिले, उनको आइडियाज़ भी मिले कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे खाली इतना ही नहीं, कपड़ों के मामले में भी आप कपड़े जितने अपने यूज करिएगा, अगर एक बार खरीदती हैं उसको जितना ज्यादा पहनिएगा और यूज करिएगा, उतना पेड़ों के ऊपर आपकी निर्भरता कम होती जाएगी। तो ये भी एक बात हो रही है कि जितना जरूरत से ज्यादा हो सके हद भर आप उस कपड़े को पहनिए, जब तक वो एकदम फट ना जाए, और फट जाए तो भी फिर उसको रीयूज करिए, रिसाइकिल करिए। अगर मेरा जंपर फट गया तो मैं उसका टेबल कवर बना सकती हूँ, टेबल कवर फट गया तो उसका डोरमैट बना सकती हूँ। मतलब उसको लगातार जब तक उसमें जान है उसको यूज करते रहिए किसी ना किसी फॉर्म में, ताकि आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकिए। एब्सोल्युटली राइट मैम। आपने बहुत ही देसी एग्जांपल दिया कि हमें किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वेरी डीप नॉलेज। विल मीट सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट और हम उसमें और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ सकते हैं एंड इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से सुधार सकते हैं, अपनी पृथ्वी को कैसे बचा सकते बिल्कुल। हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। विल मीट सून ओनली ऑन फेसबुक।